Hello students, today I am going to start class 11th History chapter 2 Writing and City Life part 4. So here we start with movement of goods into cities. कैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सामान वस्तुएं आती थीं शहर में. सबसे पहले इसकी लाइन है However the rich food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Most part of the south lacked stones for the tool, seals, and jewels. The wood of Iraqi date palm and poplar was not good enough for cart. इधर लिखा है कि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहें, यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था. यहाँ औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी. इराकी खजूर और पोलकार के पेड़ की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास सामान नहीं था. न औजार थे, न पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी नहीं थी. We can summarize the Asian Mesopotamia could have traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, silver, gold, shell, various stones from Turkey and Iran. इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोगों को संवाद, लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों में मंगवाते थे, जिसके लिए वह अपने कपड़े और कृषि जन्य उत्पादन काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात कराते थे. इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी. Here we can see that regular exchange is possible only when there was a social organization to equip foreign expedition and direct the exchange were initiated by the people of southern Mesopotamia. तो हम ये भी देख सकते हैं कि खेती की तो गुंजाइश नहीं थी, पर इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जबकि इनके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों या विनियमों के निर्देशित करने के सक्षम हो. दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत कर रहे थे यहाँ पर. तो चाहे वो क्राफ्ट हो, शिल्प, ट्रेड, व्यापार, सर्विसेज, सेवाएं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, परिवहन व्यवस्था, it is important for urban development. If it takes too much time for such animal feed to carry grain or charcoal into city on pack animal or bullock cart, the city economy will not be viable. तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों का अनाज या काठ, कोयला ले जाने में यहाँ बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता था. शहरीकरण या चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एवरीवेयर वॉज ओवर वाटर. तो शहरी अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए सबसे सस्ता तरीका था जल मार्ग के रास्ते से व्यापार करना या सामान को लेके जाना. तो river boats, barge loaded with snacks of grain, are propelled by the current of the river or wind. But when animal transport goods, they need to be fed. The canal and natural channel of Asian Mesopotamia were in fact routes of good transport between large and small settlements.
तो इसमें हमें ये भी पता लगता है कि जब जल मार्ग से अनाज के बोरे ले जाते थे नाव के द्वारा, तो नदी की धारा अथवा हवा के वर्ग से भी चलते थे और इसमें कोई खर्चा नहीं लगता था, जबकि जानवरों से माल की धुलाई या जानवरों के द्वारा ले जाने पर चारे का खर्चा होता था। तो पुराने मेसोपोटामियम की नहर और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल का परिवहन का अच्छा मार्ग था। और इसके अध्ययन में मारी नगर में जो विवरण दिया गया है उससे यह स्पष्ट है, as it is written, the route of good transport between large and small settlement in the city is important for Euphrates as a world route. तो इसका मतलब ये है, इसमें स्पष्ट होता है कि यूफ्रेटिस नदी, फरात नदी इन दिनों व्यापार के लिए एक तरीके का वर्ल्ड रूट, विश्व मार्ग बन गई थी। तो वी कैन से फरात नदी इस समय विश्व मार्ग थी। यूफ्रेटस बिकेम अ वर्ल्ड रूट इन दिस टाइम। नाउ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. As we see, all societies have languages in which certain spoken sound convey certain meaning. This is a verbal communication. इसका मतलब है कि सभी समाजों के पास एक भाषा होती है। उच्च धारित ध्वनियाँ अपने अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौलिक या शब्दविक भाषा कहा जा सकता है। लिखना मौखिक भाव व्यक्ति उतना ही अलग है। So now, writing too is a verbal communication, but in a different way. When we talk about writing or a script, we mean that spoken sound are represented by visible sign. तो ये भी कह सकते हैं कि लेखन या लिपि के बारे में बात करते हुए इसका मतलब ये है कि उच्च ध्वनियाँ, और ये संकेत करती है, ये एक चिन्ह है जो लोगों को लिखने पढ़ने और एक विजिबल साइन समझने में मदद करती है। तो पहले देखते हैं, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेन पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर। तो एक टैबलेट जो सबसे पहली थी मेसोपोटामिया की, उसमें चिन्ह और संख्याएं दिखाई दी। उसमें 5000 लिस्ट थी, ऑक्सेन मतलब बैल, फिश मछलियाँ, ब्रेड रोटियाँ और लोव्स एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ उर्ग। 5000 सूचियाँ मिली जो वहाँ के दक्षिणी शहर उर्ग के मंदिरों से बाहर या वहाँ पे बाहर जाने वाली चीज़ों में होगी। So writing began when society need to keep record of transaction, because in city life transaction occurred at different times and involved many people and a variety of goods. तो इससे स्पष्ट होता है कि लेखन क्रिया तभी शुरू हुई जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते और सौदा भी कोई प्रकार के माल के बारे में होता था जो ये लोग लिखते थे चिन्ह के जरिए। ये थे यहाँ के चिन्ह, जैसे कि हम सबसे पहला देख सकते हैं, ये ऑक्स का चिन्ह है, बैल। सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड अनाज और मछली, फोर्थ वी कैन सी संख्या, नंबर ऑफ बोट्स। ना ये लिखा हुआ है कि किस तरीके के यहाँ पर चिन्ह उपलब्ध थे उस समय। और ये भी एक आपके बुक में है, क्यूनियोफोनिक सिलेबिक साइन। इस साइन से पता चलता है कि किसकी क्या शब्दावली थी उस समय बोलने की।